नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द केजे केजी, यानी ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम है। आपको बताना है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस, कोलतार प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सभी संकटापन स्पीशीज का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा, रेड डाटा बुक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको बताना है मानव में ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, मानव में जो ध्वनि उत्पन्न है वो आहार नाल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मध्य स्थिति के इधर या उधर, आगे या पीछे की गति क्या कहलाती है। तो बिल्कुल उनकी गति है वो कंपन कहलाती है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, कंपन। प्रश्न से है कि जल के विद्युत अपघटन द्वारा धन टर्मिनल द्वारा पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है जल के विद्युत अपघटन द्वारा धन टर्मिनल पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है। ऑक्सीजन। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आंतरिक क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, आंतरिक क्रोड। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तो तरलों के द्वारा, यानी तरल जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे कर्षण कहा जाता है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से 8 महत्वपूर्ण आपके अवसद के प्रश्न, फिर उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न, पूरे प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के स्रोत बताइए। स्रोत का मतलब होता है ये कहाँ से मिलते हैं, वो आपको बताना है। दूध, मांस, शहद, कॉड लिवर, तेल, ये कहाँ से मिलते हैं वो आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए मैंने उत्तर भी यहाँ पर लिखा है और इस प्रश्न को पढ़ने के लिए ये पूरा पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए, इसका उत्तर है कि सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 वर्ग होते हैं। एक होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा होता है शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, इसके अंतर्गत आपके कुल 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, इसके अंदर जो कोयले के रूप में ये बदल जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। दूसरा है इसी में कि कोक कैसा पदार्थ है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का एक लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है ना, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है जो कि कार्बन का एक शुद्ध रूप है। 12वां प्रश्न है कि घर्षण किस प्रकार ऊष्मा पैदा करता है, कोई 2 कारण लिखिए। तो हाथों को परस्पर रगड़ने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी हाथ होते हैं उनको आपस में अपन रगड़ते हैं तो वो हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि घर्षण है वो ऊष्मा पैदा कर रहा है। दूसरा है, माचिस की तीली रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, तो वो भी क्या है, घर्षण है वो ऊष्मा प्राप्त कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। फिर इसके बाद में 13वां प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, जैसे कि कटाई। कटाई का मिलान हो जाएगा, फसल को काटने की प्रक्रिया है उसे कटाई कहते हैं। दूसरा है निराई। तो निराई का हो जाएगा खरपतवार हटाने की या फिर निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं।
तीसरा है भंडारण। तो भंडारण में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन 1 से फसलों को एकत्रित करने की प्रक्रिया, और थ्रेसिंग का मतलब भूसों से फसल को अलग करने की प्रक्रिया है, वो थ्रेसिंग कहलाती है। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो अपन दवाइयाँ लेते हैं, टैबलेट गोलियाँ लेते हैं, तो वो क्या है, एक प्रतिजैविक होती है। वो क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे कि कुछ दवाइयों के नाम लिखने हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दवाइयां हैं हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाइयों का कोर्स है वो पूरा कर देना चाहिए। 15वां प्रश्न है सत्य और असत्य आपको बताना है, जिसमें ऐसे पदार्थ जो पूर्ण दहन करने में उष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा कोयला जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का ही एक भाग है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस से ताप से अधिक गर्म करने का प्रक्रमण कहलाता है, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। और कोयले हाँ ये इसमें आपके हो जाएगा सत्य। और लास्ट है कि पेट्रोलियम से अशुद्धियों को दूर करने के प्रयासों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसे अंत तक देखिएगा। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो बिल्कुल जंग लगने की प्रक्रिया है उसे दहन नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जंग लगने की प्रक्रिया एक धातु के वातावरण की ऑक्सीजन और नमी की क्रिया के कारण ऑक्साइड बनाती है, जिसके पृष्ठ पर दिखाई देती है, जबकि दहन प्रक्रिया वस्तु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। दहन एक तीव्र प्रक्रिया है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ में ज्वाला भी उत्पन्न करती है, जबकि जंग है वो केवल ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस कारण से जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कह सकते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, स्पीसीज को परिभाषित कीजिए। तो सजीवों की समविष्ट वह समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं स्पीसीज कहलाते हैं। दूसरा है इसमें कि अभ्यारण्य से क्या तात्पर्य है? तो वह क्षेत्र जहाँ जीव जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी खतरे से सुरक्षित रहते हैं, तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है अभ्यारण्य कहलाता है। 18वां प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है, जैसे कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो इसमें आपको लिखना है कोशिका। ठीक है, देखो नीचे उत्तर भी दे रखा है। दूसरा है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में कैसा होता है? बाह्य निषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। और श है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है, और निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है। इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद में बल के कोई 4 अनुप्रयोग लिखना है, यानी उपयोग लिखना है। तो किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील बनाया जा सकता है, गतिशील वस्तु की चाल को परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है गतिशील वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है, और किसी वस्तु की आकृति को भी बदला जा सकता है। और 20वां प्रश्न है यदि घर्षण ना हो तो यह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो आपको भी बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वां प्रश्न है बल्ब से विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह दीप्त क्यों होता है, यानी जलता क्यों है? तो वो आपको बताना है क्योंकि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब के तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त होता है। और अगला है कि किन द्रवों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है? तो इसमें आप जलीय विलयन में बता सकते हैं, चीनी का घोल, सिरका आदि में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न यदि वो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे के 40 सेमी के अंतर पर रखे हो तो इसके बीच की रखी गई मोमबत्ती से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। और 23वां है कि सड़क की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे तथा वाहन चलाते समय सुरक्षा के किन किन नियमों का ध्यान रखेंगे। दूसरा है लैंगिक जनन क्या है तथा कैसे उत्पन्न होता है, इसके महत्व सहित आपको बताना है। और स रहेगा ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभों और आपके कानों तक कैसे पहुंचता है,
या फिर अथवा में रहेगा सड़क दुर्घटना से बचाव के कुछ उपाय बताइए। इसमें 2 और प्रश्न रहेंगे, जैसे कि मेंढक में कायांतरण की क्रिया का चित्र सहित आपको बताना है। व्याख्या कीजिए आवर्ती ध्वनि का त्वरण निर्धारित करती है। और 24वां है, इसमें आप देखिए किशोरावस्था व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता से किस प्रकार संबंधित है वो आपको बताना है। और इसी में रहेगा दूसरा कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस कथन को एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा रहेगा इसमें कि वायुमंडलीय दाब की अधिकता को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके साइंस के पूरे मैंने पेपर उत्तर सहित आपको बताया है। बिल्कुल ये पेपर है आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर करें और हाँ, कमेंट करके बताएं कि अगला कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। हम रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपके लिए वीडियो है, पेपर है वो अपलोड करेंगे, तो आप 6 से 7 बजे का इंतज़ार कीजिएगा शाम के समय में। धन्यवाद।